बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। चैप्टर 17 लास्ट आर्टिकल था स्ट्रेसेस लूप, उसका कुछ पोर्शन रह गया था तो उसको आज कवर करते हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ द लूप की बात कर लें। ये सामने आपको लूप नज़र आ रही है, इसका एरिया, दो लूप्स आप देख रहे होंगे, एक ये नीचे वाली और एक ऊपर वाली। ऊपर वाली लूप किसकी है? ये स्ट्रेसिव लूप है स्टील की, जो कि हार्ड मटेरियल्स में शुमार होता है। और नीचे वाली जो लूप है ये किसकी है? ये है सॉफ्ट आयरन की। जब नाम ही सॉफ्ट है तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अच्छा देखें, दोनों की जो लूप एरिया में फ़र्क है, स्टील का लूप एरिया ज़्यादा है और आयरन का, सॉफ्ट आयरन का लूप एरिया कम है। नैरो लूप है, इसकी लूप नैरो है, ठीक है। इसकी लूप ज़रा वाइड है। तो ये लूप शो किसको करती है? एरिया किसको शो करता है? ये ज़रा गौर कीजिएगा। द एरिया ऑफ द लूप इज़ अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द स्पेसिमन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये आप इन्वर्टेड कोमास में बंद कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक सॉलिनाइड के अंदर पीस ऑफ आयरन रख के उसको मैग्नेटाइज किया था। तो उसके साथ, सॉलिनाइड के साथ अगर अल्टरनेटिंग करंट लगाएं तो जब करंट अपनी पीक वैल्यू पहुंचता है, पॉजिटिव पीक वैल्यू पे, तब तमाम डोमेन्स एक तरफ अलाइन हो जाती हैं आयरन की। जब करंट ज़ीरो पे पहुंचता है तो काफ़ी हद तक डोमेन्स रैंडम पोजीशन में आ जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं भी आती। इसी वजह से कुछ मैग्नेटिज्म बरकरार रह जाती है, जिसको हम रिमेनेंस और रिटेनेटिविटी कहते हैं। ये इस पेज के देखें स्टार्ट में मैंने जो अंडरलाइन किया। करंट जब अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू पहुंचता है तो इसका मतलब तमाम डोमेन्स अब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगी। इसका मतलब एक साइकिल के दौरान दो बार डोमेन्स को अलाइन होना पड़ता है और दो बार ही उनको डी अलाइनमेंट ख़राब रैंडम पोजीशन में आना पड़ता है जब करंट ज़ीरो पे आ जाता है। तो अगर एसी, आपको पता है एसी के एक सेकंड में जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, उसके एक सेकंड में पता कितने साइकिल्स होते हैं? 50 साइकिल्स, ठीक है। तो एक सेकंड में सोचें कितनी मरतबा आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो रहा है? 100 टाइम्स, क्योंकि एक साइकिल में दो बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार एक डायरेक्शन में, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में, और 50 साइकिल में फिर 100 टाइम्स ही मैग्नेटाइज होगा ना। तो इस काम में कितनी एनर्जी खर्च होती होगी हमारी बैटरी की? तो वो एनर्जी जो लॉस है वो लूप के एरिया से डिटरमिन करते हैं। किसकी डोमेन्स को अलाइन करना मुश्किल है? सॉफ्ट आयरन या हार्ड स्टील जो है, स्टील, क्योंकि उसके डोमेन्स इजीली अलाइंड नहीं होती। वही आगे लिखेगा वो। क्या कहते हैं? दिस इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स। ये क्या बात लिखी है इसने? हमारी अप्लाइड फील्ड जो हमने करंट फ्लो करवा के पैदा की सॉलिनॉइड में, वो अप्लाइड फील्ड डोमेन्स को अलाइन करना चाहती है। और डोमेन्स में प्रॉपर्टी होती है हर चीज़ की तरह इनर्शिया, कि वो जिस हालत में उसी हालत में रहना चाहती हैं, वो उसी हालत में रहना चाहेंगी। हमारी अप्लाइड फील्ड उनको अलाइन करना चाहती है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हमेशा ये फ्रिक्शन का एक बायस है, डोमेन्स फ्रिक्शन पेश कर रही हैं, अलाइन नहीं होना चाह रही। और हमेशा जो वर्क फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ किया जाता है वो क्या बन जाता है? हीट। दिस वर्क, लाइक ऑल वर्क दैट इज़ डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इज़ डिसिपेटेड एज हीट। इट इज़ कॉल्ड हिस्टैसिस लॉस। तो हिस्टैसिस लॉस पता कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी एक्सपेंडेड, वो एनर्जी जो खर्च होती है इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यूरिंग ईच साइकिल। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, बुक में नहीं लिखी हुई, हिस्टैसिस लॉस की। हिस्टैसिस लॉस की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। द एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज a ferromagnetic
magnetic material during each cycle of AC। अल्टरनेटिंग करंट के हर साइकिल में मैग्नेटाइज यहाँ पे होना है, फिर यहाँ मटेरियल ने मैग्नेटाइज होना है और फिर डीमैग्नेटाइज भी होना है जहाँ करंट ज़ीरो है। तो एक साइकिल के दौरान जितनी एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी एक्सपेंडेड भी कह सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी खर्च होती है उसका नाम क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, बुक में एज सच डेफिनेशन नहीं है। चलो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अब वो बता रहा है हार्ड आयरन में क्या, स्टील में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन में क्या होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। वो आसानी से ना मैग्नेटाइज होते हैं और एक बार मैग्नेटाइज हो जाएं तो फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होते आसानी से। सो दे हैव लार्ज लूप एरिया एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन विच कैन ईजिली बी मैग्नेटाइज। तो जिसका लॉस कम उसका लूप एरिया भी कम आएगा। देखें, सॉफ्ट आयरन का लूप ये नैरो है, लूप एरिया कम है। लूप का एरिया ये जो दरमियान में एरिया है, एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को। जिसका एरिया ज़्यादा है लूप का उसका लॉस भी ज़्यादा। द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, इसलिए एक साइकिल में जो एनर्जी ज़ाया होगी दस फॉर आयरन इज़ लेस दैन फॉर स्टील। स्टील के मुकाबले में आयरन में एनर्जी एक साइकिल में या हर साइकिल में कम ज़ाया होगी। ठीक है, अब आप सोचें कि अगर आपको कोई दो अननोन मटेरियल दे दी जाती हैं, दो मेटल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं चलें, और आपको पता नहीं है वो उनमें से किसका लूप एरिया ज़्यादा है, कौन एनर्जी ज़्यादा खर्च करेगा कौन कम। दो को मटेरियल एक्स और वाई, मैं इसको एक्स कह लेता हूँ मटेरियल ऊपर वाले को, ये मटेरियल एक्स है और नीचे वाला मटेरियल वाई है। अब एक का लूप एरिया ज़्यादा आया और दूसरे का लूप एरिया कम, तो आप एरिया को देख के यानी पहले उनको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करें और CRO की मदद से उनका ग्राफ ड्रा करें, उनकी लूप्स देखें। जिसकी लूप ज़रा वाइड होगी इसका मतलब ये होगा कि उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात, इसमें रिटेनेटिविटी या रिमेनेंस ज़्यादा होगी। मतलब एक बार इस हार्ड मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया तो वो मैग्नेटाइज उसकी मैग्नेटिज़्म बरकरार ज़्यादा रहेगी अगर आप करंट ख़त्म कर भी दें। जबकि वो मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं करंट फ्लो करवा के मैग्नेटाइज करें और उधर आपने करंट ख़त्म किया तो मैग्नेटिज़्म भी आलमोस्ट ख़त्म। अब आप सोचें कि अगर आपने डिसाइड करना है हमें कौन सा मटेरियल चूज़ करना है, तो अगर तो आपने परमानेंट मैग्नेट बनाना है, आप सोचें जो आप अगर तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है, मतलब आप चाहते हैं मटेरियल को एक बार मैग्नेटाइज कर दें करंट फ्लो करवा के सॉलिनॉइड में, और फिर करंट ख़त्म भी कर दिया जाए तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज ना हो, मतलब कि वो मटेरियल परमानेंटली मैग्नेट बना रहे, तो आप कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे? जो हार्ड होगा, जिसकी डोमेन्स मैग्नेटाइज करने के बाद अब वापस नहीं आना चाहती। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है कि जब करंट फ्लो करवाएं तो मैग्नेट बन जाए। मैग्नेट में करंट नहीं फ्लो करवाते, ऊपर जो लिपटी होती है ना सॉलिनॉइड करंट, उसमें फ़्लो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं एक पीस ऑफ आयरन और उसके ऊपर लिपटी एक सॉलिनॉइड, इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो अगर आप चाहते हैं जी जब तक करंट फ्लो करता रहे आयरन मैग्नेटाइज रहे, जब करंट फ्लो करना बंद कर दे आयरन की मैग्नेटिज़्म भी ख़त्म हो जाए, तो फिर आप सॉफ्ट आयरन को चूज़ करेंगे क्योंकि उसकी डोमेन्स फ़ौरन रैंडम पोजीशन में वापस आ जाती हैं जब करंट ख़त्म किया जाए। यही बात उन्होंने अगले पेज पे कुछ इस तरह बताई है, गौर कीजिएगा। कहते हैं उन्हें मालूम करना है सूटेबल कौन सा है। सूटेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फॉर डिफरेंट पर्पसेस कैन बी स्टडीड बाय टेकिंग द स्पेसिमेन, कि उसी को गुजारें थ्रू अ कंप्लीट साइकिल एंड ड्राइंग द हिस्टैरिसीस लूप। उनकी एक बार लूप ड्रा कर लें, CRO ग्राफ ड्रा करती है ना, एक बार लूप बना लें, फिर लूप को देख के आप जज करेंगे कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है कौन नहीं, या कौन किस काम के लिए फ़ायदेमंद है। अब मटेरियल विद हाई रिटेनेटिविटी एंड लार्ज क्वेर्सी फोर्स, क्वेर्सी फोर्स कि उसकी रही सही मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए। अच्छा, लार्ज क्वेर्सी फोर्स वुड बी मोस्ट सूटेबल टू मेक अ
परमानेंट मैग्नेट जिसमें रिटेनेटिविटी ज़्यादा, रिटेनेटिविटी पता क्या होती है, बची खुची मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म बरकरार रह जाती है, बी रिमेन्स, रिमेनिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जब करंट ख़त्म कर दी, तो जिनमें ये चीज़ ज़्यादा हो वो परमानेंट मैग्नेट के लिए सूटेबल है। जबकि द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स, कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनॉइड होती है, किसी भी जैसे ऑप्टिकल फाइबर थी, कोर और क्लैडिंग, अंदर वाली चीज़ को कोर बोलते हैं और बाहर वाली को क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। तो अंदर कोर किस चीज़ की होनी चाहिए, आयरन की। ये क्यों आयरन की होनी चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिंग जो करंट है उसका एक साइकिल थोड़ी होता है, वो एक सेकंड में 50 साइकिल हैं। इसका मतलब मटेरियल ने बार बार मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, अपोजिट मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज एंड सो ऑन। कहते हैं द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट्स वेयर द स्पेसिमन रिपीटेडली अंडरगोज मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, जहाँ उसने बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना है, मतलब बार बार एनर्जी खर्च होनी है, तो वहाँ क्या चूज़ करें, शुड हैव नैरो हिस्टैरिसीस कर्व ऑफ स्मॉल एरिया, वहाँ पे वो मटेरियल चूज़ करें जिसका लूप एरिया कम है, जिसका लॉस कम है, टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर आपने हार्ड मटेरियल लिया तो हर साइकिल में उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ही एनर्जी बड़ी खर्च होती रहेगी, तो बाकी काम आपने क्या करने हैं फिर, समझ रहे हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है जिसमें बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो, फिर सॉफ्ट चीज़ चूज़ कर लें। और अगर आपने एक ही बार मैग्नेट बनाना है, बार बार नहीं, फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल कर लें। ये जनाब इसकी एप्लीकेशन थी। और अगर आपको याद हो, मैंने इसका फर्स्ट पैराग्राफ आधा छुड़वाया था, आज उस पर भी ज़रा गौर कर लेते हैं, जो पॉइंट बड़ा समझने वाला, इसलिए मैंने छुड़वाया था कि लास्ट पे सारा कुछ पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। हिस्टैरिसीस का मैंने खैर पहली 2-3 लाइनें पढ़ाई थी, वो देखिएगा। द पोर्शन ऑफ ओ ए ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट आई इज़ इंक्रीज्ड। ओ ए ये वाला जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन तब आया था जब करंट बढ़ रहा था और साथ मैग्नेटिज्म भी बढ़ रही थी। ए पॉइंट पे जाके मैग्नेटिज्म मैक्सिमम, इसको सैचुरेशन पॉइंट कहा था। एंड ए आर को मैं ज़रा येलो कलर से हाईलाइट करता। ए आर वो पोर्शन है, येलो कलर तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, कौन सा कर रहे हैं जी, ब्लू कर देते हैं या रेड कर देते हैं, ये शायद नज़र आ जाए। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये वाला रेड कलर का ए आर, ये पोर्शन तब आता है जब करंट कम हो रहा हो और मैग्नेटिज्म भी कम हो रही हो, लेकिन आर पॉइंट पे आके करंट ज़ीरो हो जाता है पर मैग्नेटिज्म अभी ज़ीरो नहीं हुई। तो कहते हैं एंड ए आर इज़ द पोर्शन व्हेन द करंट इज़ डिक्रीज्ड। और ओ ए पोर्शन कौन सा था, ओ से ए जब करंट बढ़ रहा था, और ए से आर तक का वो पोर्शन जब करंट कम हो रहा था। अगली बात गौर तलब है जो मैंने छुड़वाई थी, अब उस पर आते हैं, फोकस करते हैं, और आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझना है। इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी किसको कहते हैं, बी को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, करंट की किसी भी वैल्यू के लिए देख लें, इज़ ऑलवेज ग्रेटर, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। कब, व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग, जब करंट कम हो रहा है, देन व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ने की बजाय कमी की वाला, कमी कब हो रही थी करंट में, ए से लेके आर पोर्शन तक। अब मैं इसमें आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, आपने गौर करना है। ए से आर वाला पोर्शन लें, क्योंकि इसमें करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज़, करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज, पोर्शन में आई डिक्रीज हो रहा था। लो जी, अब समझना है। एक तरफ हम ले लेते हैं करंट और एक तरफ हम ले लेते हैं मैग्नेटिज्म। ए पॉइंट पे दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे थे, करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पे था, मैग्नेटिज्म भी। हम उस मैक्सिमम वैल्यू को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे 10 एम्पेयर पे था। कलर चेंज ना कर ले, नज़र अच्छा आएगा। अच्छा, करंट अपनी वैल्यू 10 एम्पेयर पे था और मैग्नेटिज्म भी फ़र्ज़ कर लें 10 टेस्ला पे थी।
बराबर वैल्यू, हालांकि होता ज़रूरी नहीं कि इक्वल वैल्यू हो, लेकिन हमने फ़र्ज़ कर ली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट भी मैक्सिमम ए पॉइंट पे और मैग्नेटिज्म भी मैक्सिमम, और यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू। करंट भी कम होना चाहेगा और मैग्नेटिज्म भी कम होना चाहेगी। आर पे आके, पॉइंट आर पे करंट ज़ीरो हो गया है लेकिन मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं। फ़र्ज़ कर अभी भी उसकी वैल्यू कोई 3 है, तो पहले कौन ज़ीरो पे पहुंचा? पहले करंट ज़ीरो हो भी गया, मैग्नेटिज्म अभी ज़ीरो नहीं हुई। इतनी बात समझ आई? पहले कौन ज़ीरो पे पहुंचा? करंट। तो करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं? यहाँ से 8 एम्पेयर, फिर 6 एम्पेयर, फिर 4 एम्पेयर, 2 एम्पेयर और 0। करंट ज़ीरो पहुंच गया, मैग्नेटिज्म बाद में ज़ीरो पे आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू 10 थी, 8 एम्पेयर, यहाँ इसकी वैल्यू 9 टेस्ला कर लें, लेट से। इधर कर लें आप 8 टेस्ला कर लें, इधर 7 टेस्ला कर लें, फिर 6 टेस्ला कर लें, यहाँ 5 टेस्ला कर लें, फिर इधर भी 5 टेस्ला करना पड़ेगा, 5 टेस्ला। अच्छा, आप गौर करें, मैग्नेटिज्म बाद में जाकर कहीं ज़ीरो होगी। 4 के बाद फिर 3 टेस्ला, फिर 2 टेस्ला, फिर 1 टेस्ला, फिर कहीं जाकर ज़ीरो होगी मैग्नेटिज्म। करंट पहले ज़ीरो हो गया और मैग्नेटिज्म बाद में ज़ीरो होगी। इससे मुराद ये है कि करंट की किसी भी वैल्यू के लिए देख लें, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ही ठीक। करंट की किसी भी वैल्यू के लिए देखें, मैग्नेटिज्म की वैल्यू ज़्यादा है। करंट की अगली वैल्यू के लिए देख लें, वहाँ पे मैग्नेटिज्म की वैल्यू भी क्या थी? ज़्यादा। उससे अगली वैल्यू पे देखें, 4 एम्पेयर करंट था, मैग्नेटिज्म ज़्यादा थी, 7। नेक्स्ट वैल्यू देख लें, उससे नेक्स्ट वैल्यू देख लें। दोबारा पढ़ें लाइन। इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी की जो वैल्यू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, करंट की किसी भी वैल्यू के लिए, इज़ ऑलवेज ग्रेटर, वो हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों भला? क्योंकि करंट पहले ज़ीरो हो जाता है, उसको ज़ीरो होने की ज़्यादा जल्दी है। तो वो ज़ीरो जो जल्दी हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम होगी ना किसी भी पॉइंट पे बी की निस्बत। बी ने तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के वक्त ये होगा, इंक्रीजिंग के वक्त ज़रा उलट हिसाब होगा, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा ताकि मिक्सअप ना हो जाए, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इतनी बात अगर समझ आ गई है ना कि करंट जब डिक्रीज़ हो रहा हो तो तब बी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा होती है। इसको पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसी फैक्टर का नाम, इसी प्रोसेस का नाम या इसी फैक्ट का नाम, दैट इज़ मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। लैग्स बिहाइंड, पीछे चल रही है। लीड कहते हैं आगे चलने को, लैग्स बिहाइंड होता है पीछे चलना। मैग्नेटिज्म पीछे चल रही है, किसके? करंट के। कैसे भाई? दोबारा आए, ए पॉइंट पे आए जहाँ दोनों अपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे थे। ए से आर तक का वो पोर्शन है जहाँ करंट और मैग्नेटिज्म अब कम होने लगे। पहले कौन कम हो गया? पहले कौन ज़ीरो पे पहुंचा था? आई पहले ज़ीरो पे पहुंच गया था। इस आर पॉइंट पे आई ज़ीरो हो गया, मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब पहले करंट ज़ीरो हुआ, यानी करंट लीड कर रहा है, करंट आगे आगे चल रहा है। करंट पहले ज़ीरो पे पहुंचा और मैग्नेटिज्म बाद में कहीं जाके सी पॉइंट पे बाद में ज़ीरो होगी। इसका मतलब मैग्नेटिज्म पीछे चल रही है, इसलिए कहते हैं मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज हिस्टेरेसिस। किस फिनोमिना को हिस्टेरेसिस कहते हैं? कि करंट लीड करता है और मैग्नेटिज्म उसके पीछे पीछे चलती है, लैग्स बिहाइंड। इसका नाम क्या है? हिस्टेरेसिस। ले जी, आज के लेक्चर में इतना कुछ ही। इसको सुनिएगा, जो पॉइंट समझ ना आए उसको रिवाइज करके देखें। फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, लें बेटा, अल्लाह हाफिज़।